हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको राष्ट्रीय एकता के विषय में बताने का कार्य करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय एकता क्या होता है, पहले हमको इसको समझना है। राष्ट्रीय एकता का आशय होता है राष्ट्र के प्रति एक होना। किसके प्रति एक होना? राष्ट्र के प्रति। राष्ट्र के प्रति क्या होना है? एक होना। राष्ट्र के प्रति एक होना ही राष्ट्रीय एकता कहलाता है। अब इस बात को हम आपको थोड़ा विस्तृत में बताने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा में सारे विद्यार्थी बैठे हों और बाहर से कोई व्यक्ति उस कक्षा में आए और किसी बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दे, तो क्लास के बच्चे क्या करेंगे? उस समय सारे बच्चे एकजुट होकर के, कहने का अर्थ है एक होकर के, उस बच्चे के ऊपर धावा बोल देते हैं। कहने का अर्थ है उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जबकि उस कक्षा में बैठे बालक अनेक धर्मों से संबंधित हैं, अनेक जातियों से भी हैं, अनेक अनेक गांवों से या स्थानों से हैं। फिर भी ये सब सारी बातें भूलकर जब बाहरी व्यक्ति उस बच्चे को मारना शुरू करता है, तो सारे बच्चे अपनी इन सब सारी बातों को भूलकर वो एक हो जाते हैं और एक होकर के उस व्यक्ति को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कहने का अर्थ है उस बच्चे का बचाव करते हैं। ऐसा किसके एक होने के कारण हुआ? ऐसा किसके कारण हुआ? एक होने के कारण हुआ। जब हम यही बात राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया राष्ट्र के प्रति एक होना, तो राष्ट्र के प्रति हम एक कैसे होते हैं? जैसे कक्षा के सारे बच्चे सारे मतभेदों को भूलकर कि हम इस जात से हैं, वो तो इस जात से हैं, हम क्यों उनकी तरफ से लड़ें, वो तो उस धर्म के हैं, हम तो इस धर्म से हैं, तो हम उनके लिए क्यों लड़ें। ये सब सारी बातें जैसे कक्षा के बच्चे ने भूलकर, जितने भी बच्चे हैं उसमें सारे बच्चे भूल गए और सब लोग एक होकर के जो व्यक्ति मारने के लिए आया हुआ था उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एकीकरण। इसी को क्या कहते हैं? एकीकरण। इसी ये एकता को हम एकीकरण के भी नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता। एकीकरण का अर्थ होता है एक होना। क्या होना? एक होना। इस तरह से जब हम राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जब कोई बाहरी देश उस देश के ऊपर हमला करता है या आक्रमण करता है, तो उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वो जिस धर्म से हो, चाहे वो जिस जाति से हो, चाहे जिस प्रदेश के हों, सारे लोग उन सब सारी बातों को भूल करके एक हो जाते हैं और एक होकर के आक्रमण करने वाले देश का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी को हम राष्ट्रीय एकीकरण के नाम से जानते हैं। अब एक छोटी सी परिभाषा हम आपको देते हैं। राष्ट्र के प्रति एक होना ही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। राष्ट्र के प्रति एक होना ही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। तो चलिए अब हम आपको ये बताने का कार्य करते हैं कि जो ये राष्ट्रीय एकता या जिसको राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है। चलिए अब हम उन्हीं बिंदुओं को देखते हैं। ये बिंदु कौन कौन से हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण हमारे लिए आवश्यक है। तो पहला बिंदु राष्ट्र की सुरक्षा के लिए
राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देखिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एकीकरण का होना या राष्ट्रीय एकता का होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो दूसरे देश उस देश पर आक्रमण करके कब्जा कर लेंगे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण का होना आवश्यक है। अब हम दूसरे संकीर्ण मानसिकता समाप्त करने के लिए, मानसिकता समाप्त करने के लिए अब देखिए, जैसे जब राष्ट्रीय एकीकरण की हम बात करते हैं या राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, जो हमारी छोटी छोटी मानसिकताएं होती हैं उसको हम क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। कहने का मतलब वो छोटी मानसिकताएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक हो जाते हैं तो जो हमारे अंदर छोटी छोटी भावनाएं उत्पन्न होती है वो सब समाप्त हो जाती हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रीय एकीकरण हो जाता है। कहने का अर्थ है राष्ट्र के प्रति हम एक होने का कार्य करते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है विघटन को रोकने के लिए, विघटन को रोकने के लिए, विघटन को रोकने के लिए। अब देखिए ये जो आपका पॉइंट है, जैसे विघटन का अर्थ होता है बिखराव, अलग अलग भागों में बंटना, अलग अलग टुकड़ों में बंटना। यदि हमारे अंदर ऐसी मानसिकता पैदा होती है कि हम अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएं, कहने का अर्थ है अलग धर्मों के आधार पर हम बढ़ जाएं, अलग वर्गों के आधार पर हम बढ़ जाएं, अलग जात के आधार पर हम बढ़ जाएं, अलग प्रदेश के आधार पर हम बढ़ जाएं। जब हमारे अंदर एकीकरण की बात आती है, एकता की बात आती है, तो हम क्या करते हैं, ये सब सारी बातें भूल करके एक हो जाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय एकीकरण जो होता है विघटन को रोकने का कार्य करता है। कहने का अर्थ है जब हम एक हो जाते हैं तो हमारी मानसिकताएं एक हो जाती हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम उस जात के हैं, हम उस धर्म के हैं, हम उस प्रदेश के रहने वाले हैं, हम उस धर्म के मानने वाले हैं। इन सारी मानसिकताएं जो हमारे अंदर छोटी छोटी भरी रहती हैं, ये सब क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं, जिसके आधार पर हम एक हो जाते हैं अपने राष्ट्र के प्रति। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। देखिए जब हमारे अंदर एकीकरण की भावना पैदा हो जाती है, जब हम एक हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र के विकास के रूप में कार्य करते हैं। कहने का मतलब इसके आधार पर जब हम एक हो जाते हैं तो हमारा विकास होता है, हमारे साथ साथ हमारे परिवार का विकास होता है, परिवार के साथ हमारे समाज का विकास होता है, समाज के साथ पूरे राष्ट्र का विकास होता है। तो कहने का अर्थ है एकीकरण का होना आवश्यक है यदि हमें अपना विकास करना है, अपने समाज का विकास करना है, कहने का अर्थ है अपने राष्ट्र का विकास करना है। तो ऐसी स्थिति के लिए हमको क्या करना होगा, एकीकरण का होना आवश्यक है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। वर्ग संघर्ष को रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष को रोकने के लिए, वर्ग संघर्ष को रोकने के लिए। देखिए हमारा समाज कई वर्गों में विभाजित है।
या हमारे समाज में तरह तरह के वर्ग पाए जाते हैं, अनेक जातियां पाई जाती हैं, अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो जो हम अलग अलग वर्ग इस समाज में पाया जाता है, हम राष्ट्रीय एकता के आधार पर हम क्या करते हैं, हम अलग अलग वर्ग होने के बावजूद भी एक रहते हैं, जिसके आधार पर क्या होता है, वर्ग संघर्ष को रोका जा सकता है। जो आपस में एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ऐसी स्थिति में जब हमारे अंदर एकता की भावना पैदा हो जाती है तो यह संघर्ष की भावना क्या हो जाती है, संघर्ष की भावना समाप्त हो जाती है। इस तरह से राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण के आधार पर वर्ग संघर्ष को भी रोका जा सकता है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो आपका छठा पॉइंट है, राष्ट्र के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए। राष्ट्र के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए अब देखिए, यदि हमको राष्ट्र के प्रति जो है आस्था उत्पन्न करनी है, आस्था का अर्थ होता है प्रेम। जब हम राष्ट्र के प्रति प्रेम हमारे अंदर जागृत हो जाता है, या राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर प्रेम की भावना पैदा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम सब सारे मतभेदों को भूल करके, चाहे वर्ग रूपी मतभेद हो, चाहे स्थान रूपी मतभेद हो, चाहे जाति रूपी मतभेद हो, चाहे धर्म रूपी मतभेद हो, सारे मतभेदों को हम भूल जाते हैं और सारे मतभेदों को भूल करके हम एक होने का कार्य करते हैं। बाधाएं क्या है, बाधाएं कौन कौन सी वो बाधाएं हैं जिनके कारण हम राष्ट्र के प्रति एक नहीं हो पाते। तो पहला पॉइंट है जातिवाद। पहला पॉइंट क्या है, जातिवाद। जातिवाद का आशय होता है, क्योंकि एक देश में अनेक प्रकार की जातियां निवास करती हैं, तो सब अपने अपने जाति के सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, और दूसरी जाति का विरोध करना शुरू करते हैं, जिनके कारण हमारे पास ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती, या ये कह लीजिए हम आपस में एक नहीं हो पाते, क्योंकि अलग अलग जातियों के लोग एक किसी देश में निवास करते हैं। तो जातिवाद ये बहुत बड़ा कारण है जिनके कारण राष्ट्रीय एकता नहीं हो पाती। अब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, वोट की राजनीति। किसकी राजनीति, वोट की राजनीति। वोट की राजनीति, देखिए इलेक्शन आ जाता है, नेताजी क्या करते हैं, वो जो है अपने वोट को पाने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं, और वो कहते हैं हम तो आपकी जात के हैं, हमको वोट दीजिए, वो आपकी जात के नहीं है, उनको वोट मत देना। तो इस तरह से वो आपस में विघटन कराने का कार्य करते हैं, हमको आपको एक होने से रोकने का कार्य करते हैं। तो कहने का अर्थ है एकीकरण में या एकता में वो बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट आपका है भेदभावपूर्ण नीति। भेदभावपूर्ण नीति, देखिए किसी भी देश में जो है तरह तरह के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक प्रदेश के लोग रहते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो इनके कारण क्या होता है, इनके कारण आपस में जो है भेदभाव पैदा हो जाता है। क्योंकि सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से होती हैं, इसलिए उनके अंदर क्या हो जाता है, भेदभावपूर्ण नीति आ जाती है, भेदभावपूर्ण भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो पाता। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, प्रांतवाद। प्रांतवाद
प्रांतवाद भी राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न करने का कार्य करती है। प्रांत का मतलब कि हम तो इस प्रदेश के हैं, हम इस प्रांत के रहने वाले हैं, हम उत्तर भारतीय हैं, वो दक्षिण भारतीय हैं, तो इसके कारण आपस में द्वंद्व शुरू हो जाता है, आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसके कारण एकीकरण नहीं हो पाता, जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता। देखिए भाई, देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, कोई बहुत धनवान होगा, कोई बहुत गरीब होगा, कोई मध्यम वर्गीय होगा। ये क्या है, धन के आधार पर जो है उनका स्टेटस अलग अलग हो जाता है, स्तर अलग अलग हो जाता है, जिनके कारण जो बहुत धनवान लोग होंगे वो बहुत गरीब लोगों से संपर्क नहीं करना चाहेंगे, उनका उतना आदर नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में क्या होती है, दूरियां बढ़ जाती हैं, और इन्हीं दूरियों के कारण ही एकीकरण नहीं हो पाता। कहने का मतलब वो आपस में एक नहीं हो पाते। इस तरह से हम छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है अशिक्षा। क्या? अशिक्षा, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं उचित शिक्षा का अभाव। उचित शिक्षा का अभाव। उचित शिक्षा का अभाव या अशिक्षा हमारे यहाँ, या ये कह लीजिए कि किसी भी देश में, मान लीजिए वहां पर शिक्षा की व्यवस्था तो है, लेकिन जैसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की नहीं है। या ये भी हो सकता है कि सारे लोग वहां पर शिक्षित नहीं हैं, कुछ शिक्षित हैं, कुछ अशिक्षित हैं। तो जो अशिक्षित लोग हैं उनको ये नहीं पता होता कि आपस में विघटन हो जाएगा, हम आपस में एक दूसरे से दूरियां बना करके रखेंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा, उनको ये मालूम नहीं होता, जिसके कारण वो क्या करते हैं, एकीकरण का कार्य नहीं कर पाते। कहने का मतलब वो आपस में एक नहीं हो पाते, क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई, उचित शिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई जैसी शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए, या ये कह लीजिए अशिक्षा की वहां पर व्यवस्था है। जैसे अपने भारत देश की बात करें, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा नहीं प्राप्त है, वो अशिक्षित हैं, जिनके कारण वो राष्ट्र के प्रति एक नहीं हो पाते। इस तरह से हमने आपको राष्ट्रीय एकीकरण के विषय में बताने का कार्य किया कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, या राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, या बाधाएं किस तरह से उत्पन्न होती हैं, कौन कौन सी वो बाधाएं हैं जिनके कारण राष्ट्रीय एकता नहीं हो पाता, जैसा कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसी से संबंधित एक छोटी सी जानकारी हम और दे देते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है, भावनात्मक एकता। कौन सी एकता? भावनात्मक। भावनात्मक एकता, जैसा कि शब्दावलियों से ही स्पष्ट है, भावनाओं का एक होना। किसका एक होना? भावनाओं का एक होना। ये क्या कहलाता है? भावात्मक एकता कहलाती है। जैसे राष्ट्र के प्रति एक होना ही राष्ट्रीय एकता कहलाती है, वैसे भावनाओं का एक होना ही भावनात्मक एकता कहलाता है। तो इस तरह से हमने आपको राष्ट्रीय एकीकरण और भावनात्मक एकता के संदर्भ में बताने का कार्य किया। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लें। इस तरह से ये हमने जो आपको राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकता के संदर्भ में बताया कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं,
राष्ट्रीय एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं, बताने का कार्य किया। यदि ये चैनल हमारा आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको तत्काल मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद।